हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू बी माय डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। मैंने आप सबको पहले भी कहा था गाइस कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट चलिए आज से शुरू करते हैं फिर से। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था बेचारे वांग जी को किस तरीके से फंसाया गया था। मतलब सब ने उसे फंसाया, अंकल ने, शिचनगा ने, सॉन्गलैंड ने, विंग ने, युआन ने। कितनी बुरी तरीके से डर गया है वो, उसके रिएक्शन देखकर ही हमें पता चल रहा था। तो अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। वांग जी शॉकिंगली अपने सामने खड़े ब्राइड को देखे जा रहा था। वो विंग था। विंग ने एक रेड सूट पहना हुआ था जो कि एकदम ट्रेडिशनल चाइनीज़ सूट था। यहाँ तक कि विंग के हाथ में भी रेड कलर का एक रोज़ का बुके था जो इतना खूबसूरत था कि वांग जी बस देखता ही रह गया। वांग जी जो अपना मुंह खोले, अपने आंखों को एकदम बड़े बड़े करके स्टैचू बने हुए विंग को देखे जा रहा था, ताक रहा था। तब युआन वांग जी के पास आया और वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। युआन के टच से वांग जी रियलिटी में वापस आया था और अब धीरे धीरे उसका माइंड प्रोसेस कर रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। एंड उसके बाद वांग जी दो लोगों की तरफ अपने आंखों को घुमाता है। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से वांग जी बस दो ही लोग ऐसे हैं जिन्हें डरा सकता है। एक तो सॉन्गलैंड है, दूसरा उसका भाई। तो वांग जी उन दोनों पर इतनी बुरी तरीके से घूरता है उन दोनों की तरफ कि वो दोनों तो ऐसे सोच रहे थे कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन बेचारे भाग भी नहीं पा रहे थे। वांग जी ने युआन को अब अच्छे से देखा। युआन ने जो सूट पहना है वो एग्जैक्टली वांग जी के जैसा है, जैसे कि उन दोनों ने एकदम ट्विनिंग किया हो। हाँ, ये सच है, युआन और वांग जी का सूट एकदम सेम है, जिसे देखकर वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ गया। वांग जी ने युआन को गोद में उठा लिया। बट इससे आगे वांग जी कुछ कर पाता उससे पहले ही अंकल ने कहा, क्या हुआ? तुम मेरे पोते को गोद में क्यों उठा रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम तो जाने वाले थे ना, तुम तो ये शादी नहीं करने वाले थे, तो जाओ, अब जाओ। अब ये शादी नहीं होगा, अंकल ने थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला। वांग जी ने अंकल की तरफ देखा और वो बस दौड़ पड़ा। वो युआन को लेकर एकदम स्टेज की तरफ दौड़ गया, जिसे देखकर पूरा हॉल हंस पड़ा था। सारे लोग हंस रहे थे। वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे बट बहुत ही करीबी बहुत सारे लोग थे, जैसे कि विंग के फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, वांग जी के फैमिली और कुछ करीबी बिजनेस पार्टनर्स। तो सारे लोग हंस रहे थे। बट वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे शादी करना है और विंग से ही करना है, दोबारा करना है। इसलिए वांग जी बस विंग के सामने चला गया। फिर शुरू हुआ उनका सारा मैरिज रिचुअल। सारे रिचुअल ख़त्म होने के बाद वांग जी और विंग पहले सारे जो गुजर गए हैं एल्डर्स, मतलब अपने अपने एंसेस्टर को बो करते हैं। फिर जो एल्डर्स है उन्हें बो करते हैं और फिर एक दूसरे को बो करके एक दूसरे को वाइन पिलाते हैं। इसी के साथ वांग जी और विंग का मैरिज कंप्लीट हो गया था। हाँ, वो दोनों पहले से मैरिड थे, लीगली मैरिड थे, बट अब जब वो ऐसे ट्रेडिशनली मैरिज कर रहे थे ना, तो उनको एक अलग सा ही फील आ रहा था, एक अलग सा खुशी महसूस हो रहा था विंग और वांग जी दोनों को ही। फिर मेन बैंक्वेट शुरू हुआ एंड सारे जो गेस्ट हैं ना वो सब एक एक करके आ रहे थे। विंग और वांग जी को ढेर सारे विशेस कर रहे थे और गिफ्ट्स दे रहे थे। विंग और वांग जी भी उन सबके साथ मिल रहा था, बातें कर रहा था। विंग ने एक चीज़ नोटिस किया, वांग जी बहुत खुश है शादी करने के बाद, और खुश होना ही लाजमी है क्योंकि वो अपने प्यार करने वाले इंसान को पा रहा था। विंग भी खुश है। बट अब तक वांग जी ने विंग से एक वर्ड भी नहीं बोला था। हाँ, शादी के वक्त जो कस्में लिए गए थे, जो प्रॉमिसेस किए गए हैं, वो सब वांग जी ने एकदम साफ क्लियर शब्दों में कहा था। एंड विंग वांग जी के आंखों में उस क्लियरनेस को देख पा रहा था। विंग महसूस कर पा रहा था कि एक एक प्रॉमिस जो वांग जी कर रहा है यहाँ पर, वो सब वांग जी मीन करता है एंड वो सब वांग जी निभाएगा। बट उसके बाद से वांग जी ने एक शब्द नहीं बोला है। वांग जी विंग का केयर कर रहा है। विंग ने पूरा वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ वेडिंग ड्रेस पहना है ना, तो वांग जी विंग को एक हाथ से ऐसे
गार्ड करके खड़ा है, जिससे विंग को कोई प्रॉब्लम ना हो, विंग गिरे ना। वांग जी का एक हाथ विंग के बैक पर है एज अ सपोर्ट, बट फिर भी वांग जी विंग से बात नहीं कर रहा है। कुछ देर तक नोटिस करने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि वांग जी गुस्सा है, जिसे सोचकर ही विंग को बहुत हंसी आ रहा था और साथ में थोड़ा डर लग रहा था और थोड़ा वो नर्वस भी था कि वो वांग जी को फेस कैसे करेगा। यहाँ पर तो वांग जी नॉर्मल है, बट कुछ देर बाद जब वो अकेले होंगे तब वो वांग जी को कैसे फेस करेगा। वांग जी तो उसे कच्चा चबा जाएगा। इतना बड़ा नाटक, ऊपर से कल पूरे दिन से लेकर अब तक वांग जी को कितना ज़्यादा परेशान किया है। वांग जी पागल की तरह विंग को ढूंढ रहा था, विंग और युआन को। तो लान वांग जी ऐसे ही विंग को नहीं छोड़ेगा, इतना तो कंफर्म है। लगभग और 2 घंटे बैंक्वेट में रहने के बाद अब बारी था विंग और वांग जी के जाने का। अब कहाँ ये विंग को भी नहीं पता। अचानक से ही युआन विंग को और वांग जी को खींचकर बैंक्वेट हॉल से बाहर लेकर गया और एक कार के सामने खड़ा कर दिया, जहाँ पर अंकल थे। अंकल कार से टेक लगाकर खड़े थे। उन्होंने वांग जी और विंग को देखा और चाबी वांग जी की तरफ फेंक दिया। वांग जी ने चाबी को कैच किया। फिर अंकल बड़े ही कूल तरीके से कहते हैं, जाओ जाके घूम कर आओ, जहाँ भी जाना 1 हफ्ते के लिए जाना, 1 हफ्ते तक मैं तुम दोनों का मुंह नहीं देखना चाहता। ये कहते हुए अब ग्रैंडपा युआन को गोद में उठाते हैं और कहते हैं, युआन मेरे साथ रहेगा, है ना युआन। युआन ने एक ओबीडियंट बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला दिया और एक्साइटेड होते हुए कहा, डैडी प्लीज़ मुझे एक सिस्टर चाहिए। ग्रैंडपा ने कहा कि आप लोग अगर 1 हफ्ते के लिए घूमने जाओगे तो मेरे लिए एक सिस्टर लेकर आओगे, तो जल्दी से मेरे लिए सिस्टर लेकर आना। ये सुनकर वांग जी शॉकिंगली अपने अंकल की तरफ देख रहा था और विंग उसका मन कर रहा था कि वो बस कहीं भाग जाए। अंकल ने वांग जी और विंग दोनों का ही एक्सप्रेशन देखा और कहा, क्या हुआ, मुझे क्यों ताक रहे हो, जाओ। वांग जी अंकल को एक लास्ट बार अजीब सा लुक देता है और फिर युआन की तरफ देखकर कहता है, युआन गुड बॉय बन के रहना। ये कहते हुए वांग जी विंग के साइड का जो डोर है उसको खोलता है और विंग को अंदर जाने का इशारा करता है। विंग जो कुछ बोलने के हालत में तो नहीं था, बट फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा, युआन अगर मम्मा का याद आए तो मुझे कॉल करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। युआन ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बाय किया। फिर विंग बैठ गया और वांग जी विंग को लेकर वहाँ से निकल गया। उनके जाने के बाद अंकल युआन की तरफ देखता है और कहता है, आई होप जल्द ही तुम्हारा सिस्टर आ जाए युआन। युआन तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। युआन उन बच्चों में से नहीं है जिन्हें ये बोलकर भुलाया जाता है कि सिस्टर या ब्रदर आसमान से परियां देकर जाते हैं या फिर हॉस्पिटल से लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसने भी एक समझदार बच्चे की तरह अपने ग्रैंडफादर को देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर अंकल युआन को लेकर फिर से बैंक्वेट हॉल में चले जाते हैं। सॉन्गलैन तो पूरा टाइम वांग जी से बच रहा था। वांग जी के जाने के बाद ही वो बाहर आया और एक गहरा सा ब्रेथ लिया। उसे पता है कि वो बचा नहीं है। वांग जी बस अभी के लिए उसे छोड़ चुका है, क्योंकि अभी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विंग है। 1 हफ्ते बाद उसका क्लास लगने वाला है बहुत बुरी तरीके से। शायद उसका 2-3 महीने का सैलरी भी कट हो जाए। यही सब सोचकर सॉन्गलैन का पसीना छूट रहा था बहुत बुरी तरीके से, और वो मन में सोच रहा था कि ये बड़े लोग, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके साथ कुछ नहीं होने वाला। अंकल या फिर लैन शिचैन, इनको कुछ भी नहीं होने वाला। बट अगर किसी को कुछ होने वाला है वो बस सॉन्गलैन है। एक तो उसका सैलरी कट जाएगा, ऊपर से उसे ओवर टाइम करना पड़ेगा और उसके साथ वांग जी का गुस्सा भी झेलना होगा। तो 1 हफ्ते सॉन्गलैन अभी इसका ही प्रिपरेशन करेगा। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा। वेडिंग में सब मज़े कर रहे थे, बट सॉन्गलैन को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। अब हमें कार में दिखाया जाता है जहाँ पर विंग चुपचाप बैठा हुआ है। जब से वो दोनों कार में बैठे हैं ना, तब से एक भी वर्ड किसी ने भी नहीं बोला है। विंग को नहीं पता वो लोग कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली वांग जी को भी नहीं पता कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं। लगभग और 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि वो लोग अभी है कहाँ पर और यहाँ से कहाँ जाया जा सकता है।
जिसे सोचकर वांग जी के चेहरे पर एक छोटा सा शैतानी वाला स्माइल आ गया था। वो कार को अब फुल स्पीड में लेकर जाने लगता है। विंग को डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो सीट बेल्ट को कसकर पकड़ता है क्योंकि कार पूरा फुल स्पीड में जा रहा है और ये एकदम समुद्र के किनारे एक रोड है। लेफ्ट में पहाड़ है और राइट में समुद्र, बीच से रास्ता जा रहा है। वो लोग जा कहाँ रहे हैं? वांग जी कहीं उसे दफनाने तो नहीं वाला? उसने इतना भी कौन सा बुरा काम कर दिया? वो तो बस सरप्राइज़ देना चाहता था। अब बहुत हो गया। अब विंग बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। उसने अपने आप को शांत किया अंदर से और कहने लगा, वांग जी हम कहाँ जा रहे हैं? विंग बहुत ही प्यार से कहता है, बट वांग जी बिल्कुल भी आंसर नहीं देता। अब विंग अपना हाथ वांग जी के हाथ पर रख देता है। वांग जी बिल्कुल एकदम ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। विंग उसके पास है ना है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जिसे देखकर अब विंग को बुरा लग रहा था। ऑब्वियसली इग्नोर होने में बुरा लगता है, जो विंग समझ पा रहा है। इसलिए उसने वांग जी का एक आर्म बहुत टाइटली पकड़ लिया और अपना सीट बेल्ट भी उसने खोल दिया था। जैसे ही विंग ने अपना सीट बेल्ट खोला ना, वांग जी ने कार का स्पीड एकदम कम कर दिया, जिससे विंग को बिल्कुल भी चोट ना लगे या फिर विंग गिर ना जाए। विंग ने वांग जी के इस एक्शन को देखा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गया। विंग अब पूरा वांग जी के बॉडी के ऊपर अपना बॉडी वेट छोड़ ही देता है। वांग जी के कंधे पर अपना सर रख के वो बहुत ही प्यार से कहता है, आई एम सॉरी लंजा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मैं बस तुम्हें शॉक्ड कर देना चाहता था। मैं बस चाहता था कि तुम इस सरप्राइज़ को कभी ना भूलो, इसलिए मैंने ये किया और ये मेरा प्लान नहीं था। विंग अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये बात सच है कि ये प्लान उसका नहीं था। उसने बस युआन और अंकल का साथ दिया था। अब विंग धीरे धीरे वांग जी को सब बताने लगता है। वांग जी एकदम साइलेंट होके सब कुछ सुनता है कि इस पूरे प्लान में कौन कौन शामिल था। हाँ, वांग जी मन में सोचता है, सबको एक एक करके सबको देख लूँगा, सिर्फ युआन को छोड़कर। मैं उसे पनिश नहीं कर सकता, लेकिन बाकी लोगों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बट ये बात वांग जी विंग से नहीं कहता, वो बस चुपचाप विंग की बातों को सुनता है। विंग ने शिकायत करते हुए कहा, ये सब कुछ युआन ने किया, वो चाहता था तुम्हें सरप्राइज़ करना। मैंने भी उसकी बातों को मान लिया। आई एम सॉरी वांग जी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। वांग जी कार को ड्राइव करते हुए ही अपनी नज़रों को सामने रखते हुए बहुत ही जेंटली विंग से अब बात करता है। वो कहता है, डोंट वरी विंग, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, बहुत ज़्यादा। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि 24 आवर्स मेरे लिए क्या था। आई स्वेयर इन 24 आवर्स में मैंने हेल देख लिया है। बस दोबारा कभी ऐसा मत करना, कभी नहीं। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा बहुत बुरी तरीके से। तुम्हें पता है ना लान वांग जी कैसे पनिश करता है तुम्हें? यह सुनकर विंग का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने अपना सर धीरे से हाँ में हिला दिया। वांग जी ने विंग का चेहरा मिरर में देखा और स्माइल किया, फिर कहा, बाय द वे, तुमने जो किया है उसका पनिशमेंट तुम्हें अभी भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ विंग। सो बी रेडी, कुछ देर में नाइट होने वाला है। वांग जी के ऐसे छोटे छोटे शब्द ना विंग के अंदर गूज़बम्स ला रहे थे। उसे पता है कि वांग जी क्या मीन करना चाहता है, इसलिए वो धीरे से वांग जी से थोड़ा दूर हट गया। वांग जी के चेहरे पर शैतानी वाला स्माइल आ गया था। उसे पता है कि विंग उसके इंटेंशन को समझ गया है। समझे, वो उसका वाइफ है, कुछ भी कर सकता है। वांग जी ने उसे मार्क किया है, उसका मार्क ओमेगा है विंग। विंग ने नोटिस किया कि वांग जी मेन रोड से कार को एक अलग ही छोटे से रोड पर लेकर आया है, जहाँ से कुछ दूर पर एक लाइट हाउस दिख रहा है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग का सवाल समझ गया था। वांग जी ने कहा, आज हम यहीं पर रहने वाले हैं, कल बाकी का सफ़र तय करेंगे। डोंट वरी, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। कब, कहाँ पर, मतलब कैसे?
विंग हैरानी से वांग जी को देखता है। वांग जी तो उसके सामने ही बैठा था। हाँ, वो कुछ देर पहले फ़ोन पर कुछ कर रहा था। विंग ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। क्या सच में वांग जी ने सारा इंतज़ाम कर लिया है? वो ऐसे लाइट हाउस में रह सकते हैं? हाँ, अगर वांग जी कह रहा है तो वो ज़रूर लाइट हाउस में रह सकते हैं। विंग एक्साइटेड हो गया बहुत ज़्यादा। वो फर्स्ट टाइम किसी लाइट हाउस में रहेगा। लाइट हाउस जितना करीब विंग ने सोचा था वो उतना भी करीब नहीं था। लगभग और 5-7 मिनट लग गए विंग और वांग जी को कार से लाइट हाउस तक पहुंचने में। फिर वो जब कार से नीचे उतरे तब विंग और वांग जी ने एक सुंदर सा सनसेट देखा। सन एकदम समुंदर के अंदर डूब रहा है ऐसा महसूस हो रहा था। कुछ देर तक तो विंग बस उस सनसेट को ही देखता रहता है। फिर वांग जी जब विंग को हिलाता है तब विंग वापस अपने होश में आता है। वो शायद अभी तक कहीं और ही खोया हुआ था, उस सनसेट में ही खो गया था। वो जब अपने होश में आया उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, लंजा देखो कितना सुंदर सनसेट है। ओ गॉड, मैंने आज तक इतना खूबसूरत सनसेट नहीं देखा है। मैंने युआन के साथ बहुत सारा ट्रिप किया है, हम बीच पर भी बहुत बार गए थे, बट कभी भी इतना सुंदर सनसेट नहीं देखा। वांगजी ने कहा, ये इतना सुंदर इसलिए लग रहा है क्योंकि लाइट हाउस टॉप में है। बीच में खड़े होकर सनसेट देखना और ऐसे टॉप जगह पर खड़े होकर सनसेट देखना समुंदर का, ये दोनों ही अलग होते हैं। विंग वांगजी की बातों को सुनता है और फिर दोबारा उस सनसेट को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद सन एकदम जब डूब गया तब वांगजी विंग का हाथ अपने हाथ में लेता है और आगे चले जाता है। लाइट हाउस के एकदम डोर के सामने आकर विंग नर्वस हो गया। उसने कहा, वांग जी तुमने सच में सब कुछ इंतज़ाम कर लिया है ना? हमें ये लोग रहने देंगे ना? वांग जी कोई जवाब देता उससे पहले ही एक इंसान ने दरवाज़ा खोल दिया। एक बुजुर्ग अल्फा था। उन्होंने वो करते हुए कहा, हेलो मिस्टर लैन, हेलो मिसेस लैन। जैसे ही उस इंसान ने वो किया विंग और वांग जी ने भी उन्हें वो किया। फिर वो इंसान पोलाइटली कहता है, मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है, आप लोगों को किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आई होप। बट अगर आप लोगों को कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं उस कॉटेज में रहूँगा। ये कहते हुए वो बुज़ुर्ग इंसान सामने वाले एक छोटे से कॉटेज को दिखा देते हैं, जिससे वांगजी और विंग भी देखते हैं। फिर वो बुज़ुर्ग इंसान उन्हें वहीं पर छोड़कर अपने कॉटेज में चला गया था। विंग तो पूरा ही शॉक्ड था। वांगजी सच ही कह रहा था, उसने सारा इंतज़ाम कर ही रखा है। विंग वांगजी पर शक नहीं कर रहा था, बट फिर भी होता है ना कि एक अनजान जगह पर क्या सच में सब इंतज़ाम ठीक ठाक हुआ है या नहीं। बट नहीं, सारा इंतज़ाम हो गया है। वांगजी अब विंग को कहता है, अंदर चले विंग। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और दोबारा अंदर लेकर जाता है। ये लाइट हाउस बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। नीचे एक डाइनिंग टेबल है जहाँ पर फूड्स रखे हुए थे और वॉशरूम भी नीचे है। बाकी एकदम ऊपर शायद कमरा होगा, क्योंकि इस बीच और कुछ भी नहीं है, बस सीढ़ियाँ हैं जो वांगजी और विंग चढ़ के ऊपर उठते हैं। लाइट हाउस कोई छोटा मोटा बिल्डिंग तो नहीं होता है ना, तो विंग थोड़ा थक गया, बट वो एक्साइटेड भी है। इसलिए जब वो लोग टॉप पर पहुँचे तब वो हैरान हो गए। टॉप पर एक बहुत सुंदर रूम है। एकदम टॉप पर नहीं, विंग और वांगजी का जो रूम है ना उसके ऊपर भी एक फ्लोर है जो लाइट हाउस को कंट्रोल करने के लिए है। वहीं से लाइट्स को कंट्रोल किया जाता है। उसके नीचे वाले फ्लोर पे एक बहुत ही सुंदर रूम है और कैंडल्स से डेकोर किया गया है। देखकर पता लग रहा है कि बहुत ही जल्दी जल्दी ये काम किए गए हैं। ऑब्वियसली इस जगह पर फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। विंग ने आसपास देखा। ये जो रूम है ना इसके चारों तरफ का जो वॉल है वो शीशे का है और एकदम राउंड शेप का रूम है, और आधा जो हिस्सा है वो पूरा पर्दे से ढका हुआ है और आधा हिस्सा खुला हुआ है, जिसे ऑब्वियसली पर्दे से ढका जा सकता है। एक बहुत सुंदर सा बेड है बट छोटा है, और कैंडल्स वो तो है ही। अभी पूरा अंधेरा हो गया है तो कैंडल्स इतना खूबसूरत लग रहा है, लाइट्स के अंदर भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि विंग बस देखे जा रहा था पूरा। वांगजी विंग को ये सब कुछ इतना गौर से देखते हुए देखकर थोड़ा जेलस फील करता है। उसके सामने इतना हैंडसम अल्फा खड़ा है और विंग कैंडल्स को और रूम के डेकोरेशन को देखे जा रहा है।
जबकि आज उनका फर्स्ट नाइट है। 1 सेकेंड, फर्स्ट नाइट क्या इसे कह सकते हैं? वांग जी के दिमाग में ये सवाल आया और वो खुद ही इरिटेट हो गया अपने सवाल को सोचकर कि क्या बकवास है। हाँ, उनके मैरिज का ये फर्स्ट नाइट है, तो ये उनका फर्स्ट नाइट ही हुआ। अपने दिमाग के सारे उल जुलूल सवाल को साइड करके वांग जी विंग के पीछे आके खड़ा हो गया और पीछे से विंग को हग कर लिया, एकदम अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया। विंग जो पहले तो थोड़ा सा कांप उठा था, लेकिन दूसरे पल वो एकदम रिलैक्स हो गया था और उसने अपने पूरे बॉडी वेट को वांग जी के चेस्ट के ऊपर छोड़ दिया था। वांग जी अब थोड़ा शिकायती लहजे में कहता है, एक तो तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है विंग, और ऊपर से आज हमारा फर्स्ट नाइट है और तुम बस रूम को देखे जा रहे हो अपने अल्फ़ा को छोड़कर। दिस इज़ वेरी बैड। विंग ने वांग जी की शिकायत को सुना और वो खिलखिला कर हंस पड़ा। उसने कहा, ओके ओके, आई एम सॉरी मिस्टर हस्बैंड। ये कहते हुए विंग घूम जाता है और वांग जी के गले पर अपना दोनों हाथों को रैप कर लेता है। वांग जी ने भी विंग के कमर को अच्छे से रैप किया था। फिर वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हैं। उनके आंखों में बहुत सारा प्यार था, बहुत सारा। विंग ने वांग जी के आंखों में देखते हुए कहा, आई एम सॉरी लंजा, मैं दोबारा कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। वांग जी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, उसने बस विंग को खींच लिया और विंग के लिप्स में डूब गया। इतने शिद्दत से वो विंग को चूम रहा था कि विंग को फील हो रहा था कि उसका दम घुटने वाला है। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि अब वो बेहोश होने वाला है, ठीक उसी वक्त वांग जी ने विंग को छोड़ा। विंग वांग जी के चेस्ट पर एक घूंसा मारता है और कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते थे? वांग जी जो स्माइल करता है, वो भी हाँफ रहा था। विंग गहरी गहरी ब्रीथ लेता है और कुछ देर बाद जाके वो शांत होता है, लेकिन वांग जी वो कहाँ शांत था, वो विंग को टच किए जा रहा था। धीरे धीरे उस रूम में विंग और वांग जी का फेरोमोन फैल रहा था। विंग वांग जी के फेरोमोन की वजह से अपना कंट्रोल खो रहा था और वांग जी वो तो बस उसे विंग का फेरोमोन भी ज़रूरत नहीं होता, बस विंग ही मिल जाए उससे ही उसका कंट्रोल एकदम खो जाता है। और ऊपर से अभी तो विंग का फेरोमोन है यहाँ पर, विंग अपने फेरोमोन को रिलीज़ कर रहा था। वांग जी कैसे खुद पर कंट्रोल कर सकता है? वांग जी ने विंग को अपने गोद में उठा लिया। विंग को पता है कि अब वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं। इसलिए विंग ने वांग जी को पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। वांग जी जिसके आंखों में नशा था, वो विंग को लेकर बेड पर चला जाता है। बेड पर विंग को लेटाने के बाद वो वापस आता है और सारे पर्दों को ठीक से लगाता है और दौड़ के विंग के पास जाता है। विंग जो वांग जी को ही देखे जा रहा था। जैसे ही वांग जी विंग के पास आया, विंग ने अपने दोनों हाथों को खोल दिया था और फिर उनके बीच हुआ डेली नाइट एक्टिविटी जो बहुत तगड़ा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।